बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। एशिया कप में पाकिस्तान टीम को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारत की टीम ने पाकिस्तान की टीम को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। और कल के मैच के हवाले से अगर हम बात करें तो कल पाकिस्तानी टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीता। टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई थी। जो टीम ओमान के ख़िलाफ़ खेली थी, सेम टीम इंडिया के ख़िलाफ़ हमने एक खिलाई, लेकिन रिजल्ट हम ओमान जैसा ना दे पाए और भारत ने पाकिस्तान की टीम को 7 विकेटों से शिकस्त दी। कल के मैच में पाकिस्तान की टीम की अगर हम बात करें तो इससे कबल अगर हम बात करें तो 8 मैचेस खेले गए थे पाकिस्तान एशिया कप के अंदर, जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान, और उसमें बॉलिंग करने वाली टीम जो थी वो कामयाबी हासिल करती दिखाई दी थी 7 मरतबा। कप्तान सलमान अली आगा खुशकिस्मत रहे कि कल टॉस जीतने में वो कामयाब हो गए, लेकिन उन्हें शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर अगर फील्डिंग कर लेते तो शायद फैसला दुरुस्त होता हुआ दिखाई दिया। उम्मीद थे, उन्होंने अपने बैटर्स पे भरोसा किया, बैटर्स ने उन्हें मायूस किया। और अगर थोड़ी सी मायूस कारकर्दगी की बात करूं तो मुसलसल 2 मैच में और पहली बॉल पर आउट होने वाले साइम अयूब थे। और पिछले कई प्रोग्राम्स में हम ये कह चुके हैं कि साइम पर इजाफी बोझ डाला जा रहा है बॉलिंग का। अगर हम देखें तो उनका मेन रोल यहां पर आकर हमारे पास है बैटिंग का होता है, लेकिन वो बॉलिंग में अपना रोल अदा करते दिखाई दे रहे हैं। और कल भी उन्होंने 3 विकेट जरूर हासिल किए, लेकिन उससे हमें कुछ नहीं लेना। हमें उनकी बैटिंग की परफॉर्मेंस थी, लेकिन वो देने में नाकाम रहे। फिर मोहम्मद हारिस, जिनके लिए कहा जा रहा है कि शायद उनका टॉप ऑर्डर नंबर उन्हें दोबारा दिया गया, लेकिन ओमान जैसी कमजोर टीम के खिलाफ 66 रन बनाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जब बड़ी टीम का सामना उन्हें करना पड़ता है तो फिर माजी की तरह एक दफा फिर उनसे रन नहीं हो पाता है। कल भी वो बड़ी इनिंग खेलने में नाकाम रहे और अब तक अगर उनकी 10 इनिंग की बात की जाए आखिरी, तो उनकी कारकर्दगी 0 नजर आती है। 127 रन उन्होंने 13 इनिंग के अंदर बनाए हैं, तो इससे अंदाजा कर सकते हैं कि किस किस्म की कारकर्दगी मोहम्मद हारिस की रही है। और उसके साथ साथ क्योंकि उसमें 127 में 66 रन जो है ओमान जैसी टीम के खिलाफ भी हैं, इस पे आज हम बात भी करेंगे। और ओवरऑल कल के मैच पे आज हम कोशिश होगी हमारी बात करें हम। और बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, वो हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। तो जावेद साहब, सबसे पहले तो आपका थैंक्स। और एक दफा फिर हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा एशिया कप में इंडिया के खिलाफ, क्या कहेंगे? मोइन भाई बहुत शुक्रिया। जैसे कल का मैच हमने भी देखा, आपने भी देखा कि पाकिस्तान को 7 विकेटों से जो है शिकस्त दे दी इंडिया की टीम ने। और ये अक्सर बेशतर हम भी अपने तज़किरे में बताते रहे हैं कि हमारी टीम, कह रहे हैं कि माइक हैसन की जो कोचिंग के हवाले से जो बताया था कि हमारे स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन हमने सबको ऊपर खिला दिया है। कल आपने माइक हैसन की जो प्लानिंग थी और जो कप्तान की आपकी प्लानिंग थी, कल ग्राउंड में अयां हो गई जो उन्होंने प्लान दिया था। आपके टॉप ऑर्डर ने वही रोल अदा किया है जो इससे पहले भी ओमान जैसी टीम के ख़िलाफ़ भी आपका टॉप ऑर्डर नाकाम, और इंडिया जैसी मजबूत टीम के सामने तो आपके टॉप ऑर्डर ने बिल्कुल कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि ये मैच खेलने आए। मुख्तलिफ आप उनके चेहरे प्लेयर्स के देखते, ऐसा लग रहा था कि कोई अनजाना खौफ या दबाव में खेल रहे हैं। जिस तरीके से साइम देखें पहली बॉल पे आउट हो गया, सलमान अली आगा कुछ नहीं कर पाया, हसन नवाज़ को देख लें, जितने भी बैटर्स, फ़खर जमान ने अगर 17 रन बनाए तो उनकी इनिंग भी देख लें। कल का मैच जो था, हमारी टॉप ऑर्डर, मिडल ऑर्डर, एक हमें सबक था जो माइक हैसन की सूरत में हमें मिला है। और इंडिया से हम जो है मैच 15.5 ओवर में 127 रन जो थे हमने बड़ी मुश्किल से टोटल लगाया था। इंडिया ने वो चेस करते हुए हमें इबरतनाक शिकस्त से 2-4 किया। इस कहने में कोई बरमलब, देखिए इसका तो इज़हार आपको सामने नज़र आ रहा है। तो जितनी भी प्लानिंग थी, कल प्लेयर जो मैच का प्रेशर होता है, देखिए हम इसीलिए यहाँ से बैठ के कहते रहते हैं सीनियर प्लेयर टीम के साथ अगर होते हैं तो उन्हें पता है किस तरीके से जो है प्रेशर हैंडल किया जाता है। और इतना बड़ा मैच है और आपको पता जिस तनाजुर में ये मैच इंडिया के साथ हमारा हो रहा था, ना हमारा कोई जज्बा नज़र आया प्लेयर का, ना ही कोई बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि हम कहें कि हम मैच बासानी जीत जाएंगे। अच्छा, बासानी जीत जाएंगे, लेकिन बहुत से ऐसे फैसले हुए कल। पहले तो टीम में कुछ तब्दीली नहीं की गई, सेम टीम ओमान जैसी टीम के जो खेल रही थी सेम वही टीम हम उससे कल भी हम यही शो पे कह रहे थे कि यहाँ पर हुसैन तलत की जगह बनती दिखाई दे रही थी, क्योंकि आपका मिडिल ऑर्डर इस तरह नहीं है कि वो लंबी बारीक है और मुस्तकम बैटर ज़रूरत पड़ सकते हैं। और वही हुआ कि आपके टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक फ्लॉप हुआ। आप फिर इन्हिसार कर रहे थे मोहम्मद नवाज से, मुसलसल वो 20, 25, 30 रन
की बारी खेलते रहे, लेकिन वो कमज़ोर टीमों के खिलाफ खेलते नजर आए। लेकिन जब बड़ी टीम उनके सामने आई तो शायद वो भी बेबसी की तस्वीर बनते नजर आए मोहम्मद नवाज। बिल्कुल देखें, जब पहला कड़ा इम्तिहान था, आप इससे पहले यूएई, अफ़गानिस्तान, ओमान जैसी टीमों के खिलाफ खेलते आए, तो आप परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर रहे थे, तसलसल से परफॉर्म करते आ रहे थे नवाज। लेकिन कल आपने देखा है कि जिस तरीके से लग ऐसा रहता है कि हमारे बैट्समैन जो है यहाँ कोई अपनी टेक्निकी जो खामियां वो दूर कराने के लिए विकेट पे जा रहे हैं। पहली पहली बॉल जो उनसे फेस हो रही है वो नहीं संभल पा रही। कुलदीप यादव उनके लिए बिल्कुल एक डरावना ख्वाब बने हुए थे। तो कल देखें, ना हमारा मिडल ऑर्डर ना टॉप ऑर्डर, ये तो देखें नीचे से शाहीन ने आके 33 रन कर दिए तो आप 127 जैसा मजमूआ लगाने में कामयाब हुए। नहीं तो आपकी टीम 100 के अंदर अंदर आउट हो रही थी। और फिर जो माहौल वहाँ का बना हुआ था, वहाँ बिल्कुल प्लेयर्स जो है उनकी बॉडी लैंग्वेज बता ही नहीं रही थी कि ये इंडिया के खिलाफ मैच खेल रहे हैं। और इंडियन भी इसी तरीके से कह रहे थे। लेकिन जब उन्हें इतना छोटा सा टोटल 128 रन का टारगेट मिला, आपको पता है वो वर्ल्ड के बेहतरीन और प्लेयरों जब के साथ थे। पहले ओवर्स के अंदर विकेट मिल जाए बॉलिंग साइड को, और वो भी मेन पाकिस्तान टीम का स्ट्राइकर बैटर, और वो आउट हो जाए, तो आप समझते हैं कि प्रेशर पाकिस्तान पे उसी वक्त से आ गया जब साइम आउट हुए। बिल्कुल देखें जी, आपको पता है कि सैम जिस तरीके से बैटिंग करता है और पिछले चंद मैचों में उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं है। लेकिन जब पहली पहली बॉल पे आप जब जा रहे हैं, पहली बैटिंग कर रहे हैं और आपका मैन बैट्समैन आउट हो जाता है, तो उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर आता है टीम पे। और वो प्रेशर ऐसा आया है कि उसके बाद हमारी टीम पूरे मैच में कहीं नहीं संभल सकी। सिर्फ आखिरी से 2 से 3 जो ओवर थे जहां शहनशाह अफरीदी ने थोड़े से हार्ड हिटिंग की, उन्होंने 4 बुलंदो वाला छक्के भी लगाए, वहाँ थोड़ा सा जो पाकिस्तानी शायकीन थे उनके लिए थोड़े से खुशी के लम्हात थे। उसके अलावा बिल्कुल पूरे मैच में ना बैटिंग में ना बॉलिंग में कहीं भी पाकिस्तानी शायकीन जो है वो खुश नजर नहीं। अच्छा, फिर पाकिस्तानी बैटर्स के अंदर ये खामी ये नज़र आई कि आपको एक बॉल पर चांस मिलता है और फिर अगली बॉल पर आप फिर उसी तरह ट्राई कर रहे होते हैं, वहाँ विकेट गंवा देते हैं आप। और टीम प्रेशर में ऑलरेडी मौजूद थी। अब हसन नवाज मुसलसल अगर हम देखें तो उनकी भी कारकर्दगी खास नज़र नहीं आ रही टीम के अंदर, और कल भी उन्होंने वही गलती की जो पिछले मैचेस में करते आए। बिल्कुल देखें, हम सलमान अली आगा पे बात कर रहे हैं, असाइम पे बात कर रहे हैं, फ़खर पे, लेकिन जितना मायूस इस टूर्नामेंट में ट्राई नेशन से लेकर यहाँ तक हसन नवाज ने जो मायूस किया है अपने शायकीन को, वो किसी और प्लेयर ने नहीं। कल देखें, आपको एक बॉल पहले आपका कैच जो है कुलदीप यादव ने ड्रॉप कर दिया और उसका आपको भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए था। लेकिन वहाँ आपने और एग्रेसिव होकर ऐसी शॉट खेल दी कि वो जो बॉल है वो बाउंड्री तो का दायरा भी पार नहीं कर सकी। नहीं तो कहते हैं हसन नवाज जब शॉट खेलता है बॉल जो बाउंड्री के बाहर जाती, तो हसन नवाज की जो परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल यहाँ एक कहते हैं ना बिल्कुल 1% जो परफॉर्मेंस होती वो भी यहाँ नज़र नहीं आई। जिस प्लेयर को भी चांस यहाँ मिला है उसने अवेल नहीं किया। उसके बाद भी उसने ठान रखी थी कि बस मैंने आउट ही होना है, आगे मैंने कुछ नहीं करना। तमाम प्लेयर ने कल नजर आ रही थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो लग ही नहीं रहा है कि वो इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं। जहाँ इंडिया के खिलाफ खेल रहे थे हम, और वहाँ पर पाकिस्तानी बॉडी लैंग्वेज नज़र नहीं आ रही थी बैटिंग करते हुए। लेकिन पहली बॉल पर जब विकेटें गिर जाती हैं, फिर हम देखते हैं कि शायकीन क्रिकेट भी थोड़े से वहीं से मायूस होते हैं। और पूरे मैच के अंदर हमने देखा कि इंडियन क्राउड जो है जोश और जज्बे के तहत उनके अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करता दिखाई दिया। बिल्कुल देखे मोइन भाई, जब प्रेशर में आ जाता है क्राउड, देखे चार्ज हो ही नहीं ना पाया। क्राउड को आपने कोई ऐसा लम्हा मैच के दौरान मुयसर ही नहीं किया कि पाकिस्तानी क्राउड भी चार्ज होता। इंडियन क्राउड जो है वो पहली बॉल से चार्ज हो गया था। जिस तरीके से पांड्या ने पहली बॉल पे विकेट ली, उसके बाद उनका थ्रू आउट जब तक मैच चलता रहा, इंडियन क्राउड ही चार्ज था। पाकिस्तानी लड़के जो आए हुए थे बेचारे शायकीन दूर दूर से इतनी महंगी महंगी टिकटें खरीद के, उन्होंने सिर्फ जो शहनशाह अफरीदी के 2-3 अच्छे शॉट थे वही देखे। और उसके अलावा कल पाकिस्तानी शायकीन और क्राउड सब मायूसी की हालत में बैठे हुए थे। कुछ तब्दीलियां होनी चाहिए थी कल टीम में। बिल्कुल तब्दीलियां होनी चाहिए। देखिए डग आउट में आपके पास हुसैन तल्लत था, आप उसको लेकर आते, कम अज कम ये है कि वो विकेट पे स्टे कर लेता है, लंबी बारी खेल सकता है, और जो उसके साथ बैटर दूसरा खेल रहा होता है उसके साथ एक पार्टनरशिप बिल्ड कर सकता है। लेकिन आपने ओमान जैसी टीम के खिलाफ जीतने के बाद कह दिया नहीं जी हमने ये मैच जीता होगा तो विनिंग स्क्वाड में से एक भी प्लेयर चेंज नहीं होगा, अनचेंज जाएंगे। आप देख लें कि हमारा जो खासा होता था, हमारा खासा होता था फास्ट बॉलिंग। पाकिस्तान का एक नाम होता था फास्ट बॉलिंग के शोबे में। हमेशा हमने इंडिया के खिलाफ जो फास्ट बॉलिंग से कामयाबियां समेटी हैं।
कल आप सिर्फ एक फास्ट बॉलर से इतना बड़ा और अहम मैच कह रहे थे, तो ये हमारी क्रिकेट बजाय आगे जाने के मुझे लग ये रहा है कि रिवर्स गियर लगा हुआ, और इंडिया जैसी टीम जो अपने स्पिनरों पे भरोसा करती वो फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतर रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है अब सोचनी चाहिए। बहुत टाइम हो गया, हमने जितने तजर्बे करने थे कर लिए, अब कम से कम कोई ऐसा बंदा लेकर आए जो इन सारी चीज़ों से टीम को निकाले। नहीं तो अनकरीब आपकी टीम जिस तरीके से रिवर्स उन्हें गियर लगा हुआ, वो चाहे प्लेयर्स की आप रैंकिंग में देख लें, चाहे हमारी टीम की रैंकिंग देख लें, तो हॉकी की तरफ जा रहा है हमारा सारा क्रिकेट। चले अल्लाह ना करे कि हॉकी जैसी सूरत-हाल जो इस वक्त पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ है वो क्रिकेट में भी होती हुई दिखाई दे। और इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू को भी जारी रखें, और साथ साथ मजीद हमारे साथ मेहमान भी स्टूडियो पे मौजूद होंगे। वेलकम बैक। और एशिया कप में पाकिस्तान टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा भारत से। वक्फे से कबल भी हम यही बात कर रहे थे, और अब हमें स्टूडियो पे ज्वाइन कर लिया जमील अहमद खान साहब ने, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं। जमील साहब, सबसे पहले तो आपका थैंक्स। और पाकिस्तान को एक शिकस्त का सामना एक दफ़ा फिर करना पड़ा भारत के खिलाफ, और अब तक है दोनों टीमों के दरमियान से अगर हम बात कर लें तो 20 मैचेस एशिया कप में हुए हैं, 11 में कामयाबी यहाँ पर इंडिया की टीम ने हासिल की है। 6 मैचेस आप जीत पाए एशिया कप के अंदर। फिर आप एक तवील अरसा हो गया एशिया कप में जो है टाइटल पाकिस्तान के लिए नहीं जीता है, और कई मजबूत टीमें भी पाकिस्तान की बनी, कई नामवर क्रिकेटर्स भी पाकिस्तान टीम के साथ मुंसलिक रहे। लेकिन अगर हम करंटली बात कर लें, एक यंग टीम बनाई गई, कुछ परफॉर्मेंस उन्होंने लूज टीमों के खिलाफ दी, और हम यही तवक्को कर रहे थे कि बड़ी टीमों को जब हम सामना करेंगे तो असल प्लेयर्स की कारकर्दगी वहां जाहिर होगी। कल हम बड़ा मुकाबला कर रहे थे, बड़ा टाकरा था, लेकिन हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा है इंडिया के खिलाफ, और ऐसा लग रहा था कि बेबसी की तस्वीर हमारे बैटर्स बनते दिखाई दिए। और दुनिया भर के अंदर अगर होता है ऐसा कि आपके बैटिंग फ्लॉप होती है तो बॉलर्स रोल कहीं ना कहीं अदा करते हैं, लेकिन हमने देखा कि वहां पर तो बॉलर्स भी हमारे बेबसी की तस्वीर नजर आए। हम दोनों शोबों में इंडिया से फ्लॉप नजर आए कल के मैच में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहजादा मोइन साहब। देखें, असल में बात यह है कि अगर आप रिकॉर्ड की बात करते हैं ना, तो 16 जो है एशिया कप हुए हैं ना, उसमें से 8 जो है वो इंडिया ने जीते हैं और 6 श्रीलंका ने जीते हैं। पाकिस्तान सिर्फ 2 मरतबा जो है ये चैंपियनशिप जो है ना वो जीत सका है। अच्छा, अब जो अब आप करंट जो कल जो मैच हुआ है आपने उसकी बात की है, तो बात यह है कि देखें, हम जो है ना अभी ये कहते हैं जब भी कोई इवेंट आता है कि हम जो है ना सीखने के मराइल से गुजर रहे हैं या हमारी तश्कीलें नौ हो रही है। बात ये है कि ये वही लड़के हैं जो एक अरसे से खेलते चले आ रहे हैं, लेकिन अगर हमें ये धड़का लगा हुआ है कि यार हम अफगानिस्तान से जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, ओमान जैसी टीम के खिलाफ हम 160 रन करके जो है ना, मतलब पूरे 20 ओवर खेल के हम 160 रन बनाते हैं, तो वहां पर 66 रन भी एक आपका बैटर करता है। तो हम वहां पर हमें जो ना समझना चाहिए। देखिए, इस टीम में हमने तब्दीलियां इसलिए की थी कि हम कहते थे जनाब बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 132 रन का है ना, और उसका जो है 129 रन का है, रिजवान का 28-29। सर, स्ट्राइक रेट पर आए हैं आप, तो बड़ी अच्छी बात आपने एक छेड़ दिया। दुनिया भर की टीमें अगर हम देखें तो स्ट्राइक रेट पर बहुत ऊपर है पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने आज तक T20 फॉर्मेट के अंदर 250 रन स्कोर नहीं किए। दुनिया की कई टीमें ऐसी हैं जिन्होंने 300 रन भी स्कोर कर लिए हैं, 250 रन से प्लस। जिम्बाब्वे जैसी टीम भी आपको नजर आएगी कि उन्होंने भी 250 से ज्यादा क्रॉस कर लिया। लेकिन आप वो जो बात कर रहे हैं ना मॉडर्न क्रिकेट, तो मॉडर्न क्रिकेट आज भी हमारी वैसे ही है। हम 130, 140, 180, 200 पे हम आज भी निसार कर रहे हैं। हम 232 हमने इंग्लैंड के खिलाफ लास्ट बनाया हुआ T20 में, इससे ज्यादा स्कोर हमारा नहीं है, जिसपे 85 में जो है बाबर आजम स्कोर करते दिखाई दिए। तो वहां भी आपके बाबर आजम ने रन किए हुए थे। एक बात बताएं आप, ये जो जितने आपने कंट्रीज अभी हाल ही के अंदर जो इंग्लैंड ने 304 रन किए हैं 20 ओवर के अंदर, और वो क्या क्रिकेट हुई है सबने देखा। और क्वालिटी, मतलब ऐसा नहीं साउथ अफ्रीका की टीम जो है अपना एक मकाम रखती है ना, टेस्ट प्लेइंग कंट्री है, और इस वक्त जो है ICC टेस्ट चैंपियनशिप की जो है ना वो चैंपियन भी है। देखिए, मैं आपको बताऊँ, जो हमारी जो T20 जो होती है नेशनल T20,
और इसके अलावा जो पीएसएल होती है उसमें आपके यहाँ बताएं कितने मैचेस ऐसे हैं जिसमें 250 से ज्यादा रन होते हैं? नहीं हुए ना। तो इसका मतलब यह है कि जब आप इसका रिफ्लेक्शन वहां पर आता है ना आपकी कौमी टीम के ऊपर, हम यहीं पर जो है ना मतलब ये कि कोशिश नहीं कर रहे ना ऐसे प्लेयर वो कर रहे हैं, हमारी जो सोच है ना हम 160-70 के ऊपर फंसे हुए हैं, 160-70-80। जब आप 160-70-80 तो मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर ये रन जो है ना ये इसकी कोई, अभी आप जैसे ओमान है, अब ओमान की बॉलिंग देखें और हमारी बैटिंग देखें तो अगर हम वहां 160 रन कर रहे हैं तो इंडिया के खिलाफ 127 रन अगर हमने किए हैं तो हमें जो है ना ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। वजह ये है यार, अभी आप गुफ्तगू कर रहे थे इंट्रो में, आपने कहा कि साइम अय्यूब जो है वो पहली गेंद पर आउट हो गए, सही है। अभी जो मैच हुआ है इससे पहले उसके अंदर जो है बांग्लादेश के दोनों ओपनर्स 0 पे आउट हुए और उन्होंने 140 रन किए ना, और वो भी श्रीलंका के खिलाफ। तो यार अगर हमारा एक खिलाड़ी आउट हो गया तो सिवाय एक जो है ना आपका जो साहबजादा फरहान है 40 रन 44 गेंदों वो कर रहे हैं, जिनको ये कहा जाता है कि जनाब ये जो है मतलब पावर हिटर, और जो है ना बात ये है कि प्लेयर का पता है कब चलता है, जब प्रेशर होता है। अगर प्रेशर गेम आसाब शिकन मुकाबले जब होते हैं ना वहां पता चलता है किसी खिलाड़ी तो मैं आपसे कह रहा हूँ प्रेशर में कौन खेलेगा? साइम आपका नहीं खेलता है, फखर कई अरसा हो गया है फखर को लंबी बारी खेले हुए, फिर आप क्योंकि हसन नवाज को बड़ी तरजीह दे रहे हैं, हसन नवाज भी फ्लॉप दिखाई दे रहे हैं, कई अरसे से कमजोर टीमों के खिलाफ उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले मोहम्मद नवाज भी आंखों का तारा है, मोहम्मद हारिस तो ऑलरेडी नजर आ रहे हैं इस वक्त सबसे ज्यादा आंखों के तारे। लेकिन साथ साथ हमें ऑलराउंडर की जो भरमार टीम में नजर आ रही है ना, मैं समझता हूं कि शायद पाकिस्तान टीम को इस वजह से शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आपने फहीम अशरफ को एज ए बैट्समैन खिलाना है तो उसको 8वें 9वें नंबर पे नहीं खिलाना चाहिए, तो बॉलिंग तो आपने उससे कराई नहीं। तो उससे कहीं बेहतर है कि फिर आप जेनियन जो है ना फास्ट बॉलर अपना, चाहे ये जो हारिस रऊफ है ये रन देता है तो विकेट भी लेता है ना, ये ले लेता है, या फिर हुसैन तलत थे, मतलब वो भी मतलब मिडिल ऑर्डर हमारा फ्लॉप हो रहा है ना आपके कप्तान रन कर रहा है, ना हसन नवाज रन कर रहा है, ना आपके पास यहाँ पर दीगर बैटर्स करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे बैटर्स को, मुकम्मल बैटर्स को शामिल करना चाहिए था जो इस्तेकाम बख्शते हैं इनिंग को, और हुसैन तलत के अंदर ये सलाहियत है। हमने कुछ मैचेस पीएसएल में भी देखे, प्रेशर में वो हैंडल करना जानते हैं। फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी हमने सीरीज में देखा, वहां पर भी प्रेशर को हैंडल करते दिखाई दिए। आप बेहतर समझते थे कि कल एक इजाफी बॉलर्स की जगह पर, जहां फहीम अशरफ का नाम ले रहा है ऑलराउंडर का, यहाँ जब आपको बॉलिंग ही नहीं करे एक मेन बैटर्स खिला लेते। देखें ऑलराउंडर जो है ना, आप अगर मतलब इनको आप ऑलराउंडर कहते हैं तो फिर अलग बात है। देखिए मैं बताऊं, इंडिया जो है ना, इंडिया 5 बैट्समैनों से खेल रहा है, ठीक है। आप उठा के देख लें, अभिषेक शर्मा को आप मतलब देख लें, उसके साथ जो है ये जो शुभमन गिल है, फिर कप्तान खुद है सूर्य कुमार यादव, ठीक है, फिर जो है तिलक वर्मा है, ठीक है ना, जो संजू सैमसन, ये 5 बैट्समैन है, बाकी 3 उनके पास ऑलराउंडर है, वो ऑलराउंडर हैं। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है, दुबे जो है ऑलराउंडर है, समझे, और अक्षर पटेल ऑलराउंडर है। जब उनका वो आएगा तो आप देख लीजिएगा, वो ऑलराउंडर हैं। आपको लगेगा जब बॉलिंग करने आएंगे तो वो बॉलर हैं, और बैटिंग करने आएंगे तो उसको कहते हैं ऑलराउंडर। जैक कैलिस था ना, वो ऑलराउंडर था। ये होते हैं ऑलराउंड। आप हमारे पास थे, अजहर महमूद हमारे पास थे। अब अगर आप इनको ऑलराउंडर कहते हैं, जैसे मिसाल तो खुशदिल शाह को हम ऑलराउंडर कहते हैं, ये यार ये वो नहीं है। आप फर्क देखें ना, मसला ये है कि आप जो है ना अपने स्पिनर से उनके स्पिनर्स को अगर मिला प्लेयर्स लाए कहां से फिर जमील साहब, प्लेयर्स लाए कहां से? देखिए प्लेयर्स जो है ना वो डोमेस्टिक जो है ना आपका वो देता है। एक बात मैं शुरू से आपके प्रोग्राम में ये कहता रहा हूं कि डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत देना चाहिए। डोमेस्टिक जब तक आपका प्लेयर नहीं देगा, आप अगर पीएसएल की बुनियाद पर या किसी ने 4 इनिंग अच्छी खेल दी आपने ला के उसको नहीं, 2 साल जो है ना डोमेस्टिक में उसको रगड़ा लगना चाहिए, 3 साल उसको खिलाएं। जब वो देखेंगे हाँ यार इस मेयार का हो गया है तो जो है ना आप लेकर आए। अब होता क्या है कि हम जो है ना मतलब अभी वो प्लेयर इतना मैच्योर होता नहीं है, हम लाके उसको 1 इनिंग उसने खेल दी तो हम उसके जो है तारा बनता हुआ दिखाई देता है पाकिस्तान टीम का, और उसे कैप मिल जाती है पाकिस्तान की। जावेद इकबाल भट्टी साहब, जिम्मेदार कौन? क्योंकि अगर हम डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, आकिब जावेद की अगर हम बात करें, और जिस तरह वो सिलेक्शन कमेटी में शामिल हैं, जिस तरह वो काम कर रहे हैं,
और जिस तरह उनके माजी में गैरी क्रिस्टन के साथ मामलात रहे, तो आप समझते हैं कि हम तो शायद वहाँ से फंसते दिखाई दे रहे हैं। माइक एसन कहते हैं कि हमें 20-30 वाले प्लेयर्स चाहिए, ऑलराउंडर ऐसे, ताकि ये 200 के करीब हम रन करते रहें। तो आप समझते हैं कि अगर 20-30 वाले करने हैं तो फिर सारे मैच में ऑलराउंडर हम बना लें। बिल्कुल मोइन भाई, देखें अगर ये हमारी क्रिकेट जो इस मकाम तक पहुंची है, जब से आप आकिब जावेद एंड कंपनी को लेकर आए, और फिर जब आपने एक अच्छे कोचेस जब हायर किए, गैरी क्रिस्टन आए वो चले गए, गिलेस्पी आए वो चले गए, वो क्यों चले गए? किसी ने ये पूछने की किसी को हिम्मत हुई कि भाई वो क्यों चले गए? वो इतने बड़े कोचेस थे जो, आप सीधी सी बात है कि वो डिक्टेशन नहीं लेते थे। आकिब जावेद, आपको पता, स्याह और सफ़ेद के मालिक बन के बैठे हुए क्रिकेट बोर्ड में। आज जो हम खमियाजा भुगत रहे हैं हमारे प्लेयर्स के साथ जो हो रहा है, या हमारी क्रिकेट यहाँ तक पहुँची है, तो इसमें बराबर का किरदार है आकिब जावेद एंड कंपनी का। भाई आप इनसे पूछें, इनसे सवाल करें ना कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए आपने क्या किया, क्लब क्रिकेट के लिए आपने क्या किया। आप डोमेस्टिक और क्लब क्रिकेट को तो अहमियत ही नहीं दे रहे। वही आपने PSL की 1-2 इनिंग्स खेलने वाले अगर प्लेयर सिलेक्ट करने हैं, और माइक एसन को जो कहा जाता है वो कर रहा है, और आगे जो सलमान अली आगा को जो कहा जाता है वो सब मिलकर यही कर रहे हैं। भाई माइक एसन का देखें उनकी सोच क्या है कि हमने एक ऑलराउंडर लेना, अगर 30-1 कर लेता है, 20-1 कर लेता है, तो हमारे तकरीबन 180-200 के करीब रन लग जाएंगे। तो भाई आप जो है 11 के 11 ऑलराउंडर खिला दें। अब ऑलराउंडर कौन से? ऑलराउंडर तो हमारे पास है ही नहीं। जो प्रोड्यूस ही हमने करना छोड़ दिए, वो शाहिद अफरीदी हो, रज़ाक हो, अजहर महमूद हो, उसके बाद आपके पास जेन्युइन ऑलराउंडर है कहाँ? अब फ़हीम अशरफ को हमने ऑलराउंडर बना दिया है। कल आपने देख लिया ऑलराउंडर कैसे कह रहे थे, हमने नवाज को भी ऑलराउंडर बना दिया। ये तमाम साइम अय्यूब भूल गए शायद आप। साइम अय्यूब को तो हमने जबरदस्ती का ऑलराउंडर बना दिया है। वो बैटिंग करते करते वो कौवा चला हंस की चाल, वो अपनी चाल भी भूल गए। अब जो बॉलिंग कर रहे, बैटिंग उनसे हो नहीं पा रही। तो इन सारी चीजों के जवाबदार तो आपकी यही सिलेक्शन कमेटी है, आकिब जावेद एंड कंपनी है। भाई इनसे पूछा जाए कि आपने इन प्लेयर्स को जब सिलेक्ट किया है एज ए बैट्समैन, तो ये 4-4 ओवर आप क्यों साइम से करा रहे हैं? उसकी बैटिंग पे बुरी तरह इसका असर पड़ा है। कल भी देखे उन्होंने 3 आउट किए हैं, लेकिन 35 रन देकर दिए। एक जेन्युइन बॉलर जो होता है, उनका रोल ये नहीं है टीम के अंदर। उनका जो रोल है ना टीम के अंदर, बैटिंग कर जो है लंबी बारी खेलना, पाकिस्तान को मैचेस जिताना, लेकिन वो नाकाम नजर आए। मतलब इस पर जरूर मैं बात करूंगा। मेन रोल की अगर हम बात करें, आप जीनियन ऑलराउंडर लेकर आते हैं, कहते हैं मोहम्मद नवाज हमारा जीनियन ऑलराउंडर है, वो पहले बेस करता है बॉलिंग पे, बाद में बैटिंग पे फोकस होना चाहिए। और फिर साइम पे अगर हम थोड़ी सी बात, तो यहाँ ये वो बात हो रही है। फिर हम यही बातें शादाब के लिए कहते थे। शादाब जब उसने अपनी स्पिन बॉलिंग से सबको मचला के रख दिया, और फिर जब उसको बैटिंग की तरफ तवज्जो दिलाई गई, तो वहां वो अपनी बैटिंग करने भूल गया, और फिर टीम से इन आउट का सिलसिला उसके साथ रहा। सेम वही कंडीशन अब साइम अय्यूब के साथ नजर आ रही है। देखिए साइम अय्यूब जो है ना, वो तो जाहिर है प्योरली जो है ना, जो टीम में जब आया था तो एज ए ओपनर आया था। PSL की कारकर्दगी और जो डोमेस्टिक में उसने परफॉर्म किया था, शानदार परफॉर्मेंस के बाद जो है वो साइम अय्यूब आए थे टीम के अंदर। आने के बाद अच्छा, चूँकि बॉलिंग की उनमें एक सलाहियत थी तो वो करते थे, लेकिन असल में पहले ही होता था कि उनसे 1-2 ओवर करा लिए जाते थे ना। लेकिन अब ये है कि वो 4 ओवर जो है पूरे जो है पक्के, मतलब क्योंकि अब जो आपके जो बॉलर्स हैं उनसे ज़्यादा अच्छी बॉलिंग वो कर रहे हैं, तो इसलिए मतलब ये कि हमारे यहाँ ये होता है तो जगह कहीं ना कहीं फिक्स रखनी है ना। हमारे यहाँ ये होता है कि जब कोई लड़का मतलब वो कर रहा हो तो हम फिर सारा बोझ उसी पर डाल देते हैं ना, कि नहीं जनाब आप जो है ना आए और मतलब बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप अगर ये देखेंगे ना, देखिए साइम अय्यूब इंजरी से पहले का साइम अय्यूब और इंजरी के बाद के साइम अय्यूब में फ़र्क नज़र आएगा आपको। वजह यह है कि जब इंजरी से पहले था उसका स्ट्राइक रेट 147 का था, आप उसका स्ट्राइक रेट 135 136 हो गया है। हमें इसके ऊपर जो है ना, मतलब वो देखिए ये काम हम यहाँ बैठ के बात तो कर सकते हैं, लेकिन जो थिंक टैंक बैठा हुआ है वहां पर, जो कोचेज हैं, जो बैटिंग तो कोचेस कब सिखाएंगे? फखर जमान मुसलसल गलती कर रहे हैं, उन्हें कोई बताने वाला नजर नहीं आ रहा। लाखों रुपए की मद में कोचेस आपको ऐसे फीसेस ले रहे हैं। उसी तरह हसन नवाज जिस तरह इन हुआ टीम में, फिर कारकर्दगी का तसलसल उस तरह नहीं रहा, 1 सेंचुरी स्कोर की, फिर कुछ मैचेस में उसने परफॉर्म किया, लेकिन गलतियां आज भी हसन नवाज करते दिखाई दे रहे हैं। फिर सलमान अली आगा खुद है, क्योंकि किसी भी टीम को लीड करने के लिए कप्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और कप्तान मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि वो उनको शायद पीछे से ऐसा कहा जा रहा है कि मजबूर किया जा रहा है कि शायद टीम के अंदर आपने इन रहना है बस, अदरवाइज कोई कारकर्दगी उनकी नजर नहीं आ रही टीम में। देखिए सलमान अली आगा जो है ना,
वो पाकिस्तान को एक ज़बरदस्त प्लेयर मिला था टेस्ट क्रिकेट के लिए और वनडे क्रिकेट के लिए, और टेस्ट और वनडे क्रिकेट ही खिलाना चाहिए थी मेरी ज़ाती राय के अंदर। PSL भी उठा के देख लें, उनका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी मतलब उनको ला के कप्तान बना देना टीम का ना, ये उनके साथ भी मेरे हिसाब से जो ना जाती। हाँ देखिए मैं बताऊं, वो जिस फॉर्मेट के वो प्लेयर है ना, देखिए T20 जो है ऐसा फॉर्मेट है जिसमें बहुत कम वक्त होता है ना इंसान के पास, और उसको 120 गेंदें होती हैं, और जो नंबर पे वो खेलने के लिए आ रहे हैं उस वक्त गेंदें कम मिलती हैं और रन जो है ना ज़्यादा करने होते हैं। तो अभी तक जितने मुकाबले हमारे हुए हैं उनकी तो वो एक मतलब एक जो कोई कहते हैं ना मजबूत टीम है, उनसे अभी मुकाबले नहीं हुए हैं, और जिनसे हुए हैं वो आप देख लें कि उनके जो सामने नहीं उनकी जो रैंकिंग क्या है, फिर उसका जो रिजल्ट है वो भी इतना अच्छा नहीं है, समझे ना। हम जाहिर है कि बांग्लादेश में गए, वहाँ जाके मतलब हार गए। जब हम वेस्ट इंडीज़ गए तो वहाँ भी हम एक मैच मतलब वहाँ भी हारे, 2 चले हमने जीत लिए ना। तो ये जो हमारी जो अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो हम अफगानिस्तान से भी एक मैच आ रहे हैं, पीछे तो हम जा ही नहीं रहे ना। हम तो सलमान अली आगा की बात करें, सलमान अली आगा जो है मेरे हिसाब से अगर आप देखते हैं ना वनडे और टेस्ट टीम का बेहतरीन प्लेयर है। अब हम अगर जबरदस्ती किसी वो तो यार एक आदमी का सिलेक्शन हो रहा है, वो तो मना नहीं करेगा ना, वो तो जाहिर है, और नेशनल टीम के लिए हो रहा है तो वो अपनी कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन एक जो क्वालिटी होती है ना जो T20 प्लेयर की, वो क्वालिटी जो है ना उनके अंदर मुझे नजर नहीं आती है। देखिए मैं आपको एक बार बताऊं ना, तो मोहम्मद हारिस की टीम के अंदर जो ना जगह बनती है, उससे कहीं बेहतर प्लेयर जो है ना रिजवान, अगर आप उठा के उनका रिकॉर्ड भी देख लें, रिजवान इस वक्त पाकिस्तान के नंबर 1 विकेट कीपर बैटर है। तो अगर आपके पास जब तक वो खेल रहे हैं ना, हाँ उसके बाद फिर आप देखते हैं कि कौन से जो है ना मतलब बहुत सारे वो है ना, मतलब अगर आप विकेट कीपर में देखें, एशियन विकेटों में तो वो रन करते रहे रिजवान। देखें आपके पास जो है ना, आपने भी नाम लिया था कोयटा का जो विकेट कीपर है हसीबुल्ला का नाम लिया, रोहेल नजीर है रावलपिंडी वाले, फिर यहाँ पर जो है साद बेग है, और जो है ना क्या कहते हैं ये गाजी गौरी है। मतलब विकेट कीपर जो है ना वो हैं, लेकिन जब किसी को आप खिलाएंगे ना, और ये जो मैं नाम ले रहा हूँ ना, ये मॉडर्न क्रिकेट खेलना जानते हैं। अब यार मतलब हारिस जो है ना वो एक ही तर्ज की क्रिकेट जो है ना, वो कल भी वो अजीब किस्म से आउट होते दिखाई दिए, सर कहीं और है, बल्ला कहीं और है। मुखालिफ टीम होती है ना, वो हर एक खिलाड़ी के ऊपर काम कर रही होती है कि इसका क्या वीकनेस है, कहाँ खेलता है, किस एरियाज में ये खेलता है ना। तो उन्होंने मेरे हिसाब से पकड़ लिया है कि ये अब उनके शॉट जो है ना वो एक ही तरफ मतलब लगते हैं ना, तो क्वालिटी बॉलिंग जो होगी ना वो उनको जो है ना रन नहीं, आप ये भी देखें ना, उन्होंने अमान के खिलाफ रन कर दिए, अब इस नंबर पे आके, और ये तो वो आके विकेट पे स्टे करके 2-4 गेंदे खेलने के बाद जो है ना फिर आदमी वो करता है ना, हिट आउट करता है। वो पहले अभी आप देखेंगे ना, अगर फखर जमान जो है वो आके थोड़ा सा शुरू के अंदर टाइम लेते हैं, उसके बाद फिर वो जो है ना हिट आउट। तो अब अगर आपने आके ना देखी इसका बाउंस कितना है, गेंद ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है, आपने आके सिर्फ चलाना है, तो यार ये 120 गेंदें होती हैं, ये गेंदें बहुत होती हैं आखिर के 10 ओवर में। अब तो 110 चले, बड़ी अच्छी बात आपने की, 120 बॉल है और 63 डॉट बॉल्स कल हमने खेले हैं, क्या कहेंगे इस पे? मोइन भाई यहाँ से आप देख लें कि हमारे प्लेयर्स जो है वो जब मैदान में गए थे, जिस प्रेशर में वो गए थे उसी प्रेशर में वापस आए। अब देखें जब 120 बॉलों में आप जो है 120 बॉलों की आधी से भी ज़्यादा जो डॉट जब खेलेंगे, तो आप कौन सी, ये कहते हैं ना मॉडर्न क्रिकेट, ये कौन सी मॉडर्न क्रिकेट खिला रहे हैं हमारे टीम को, और ये कौन सा रिज़ल्ट है भाई। इन सब चीज़ों पे देखें, अगर ये मैच जीत जाते तो तमाम चीज़ें छुप जाती। जिस तरीके से ट्राई नेशन का हमने फाइनल जीत लिया था तो तमाम चीज़ें छुप गई, शायकीन जो है आस्ता आस्ता टीम की तरफ राग़िब हुए थे दोबारा। लेकिन कल का जो मैच था, शायकीन क्रिकेट दोबारा जो है ना उन्होंने बैकफायर कर दिया कि भाई नहीं, हमारी ये वो टीम ही नहीं है जो हमें ये रिज़ल्ट दे सके। जैसे अभी रिजवान की बात हो रही थी, बाबर की बात हो रही थी, देखिए मैं तो ये स्ट्राइक रेट में पढ़ते हैं भाई, आपको जीत से गरज होनी चाहिए। ये स्ट्राइक रेट तो एक नई चीज़ जो लेकर आए हमारे जो कोच है माइक हैसन, इन्होंने एक स्ट्राइक रेट का ये जो रौला डाल दिया है पाकिस्तान टीम में आकर, यही नहीं उनसे संभल पा रहा। अब उन्हें ये पता ही नहीं कि हमारे प्लेयर जब इतनी डॉट बॉल्स खेल रहे, आपने इस पर कौन सा वर्क किया। आपको प्लान ए प्लान बी रखना चाहिए। जब डॉट हो रही हैं तो आपका स्टाफ बैठो, आपको तो नज़र आ रही है, आप वहीं निशानदी करें, प्लेयर्स को जाके कोई मैसेज भिजवाएं। लेकिन ये सारी चीज़ों से आ रही हैं, बस जैसे वो मैच होता है, एक भाई मैच था, बस उन्होंने इंडिया के खिलाफ मैच खेलना था, वो खेल के आ गए।
चला इंडिया के खिलाफ मैच खेलना था और मैच का रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, और कल हमने देखा कि जहां पर इंडिया की टीम ने फतह हासिल की, लेकिन मैं समझता हूं कि जहां उन्होंने फतह तो हासिल की, लेकिन शायद शायकीन क्रिकेट को ग्राउंड के अंदर ज़रा मायूस ज़रूर किया। जहां पाकिस्तानी खिलाड़ी जहां पर टॉस के वक्त हाथ मिलाते दिखाई नहीं दिए कप्तान के साथ, उसके बाद जब आखिर में मैच के जो सेकंड होता है वो भी करते हुए दिखाई नहीं दिए। इस नामुनासिब रवैये पर पाकिस्तान के मैनेजर ने भी एहतजाज किया और कप्तान खुद भी आखिर में प्रेजेंटेशन में शामिल नहीं हुए। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखें। वेलकम बैक। और एशिया कप जारी है और आज भी मैच ओमान यूएई के दरमियान खेला जा रहा है और इस वक्त तक यूएई ने 72 रन बना लिया है इस मैच के अंदर पहले खेलते हुए। मज़ीद और भी बात रहेगी एशिया कप के हवाले से, लेकिन कल के मैच पे दोबारा वापस आते हैं और जमील साहब से बात करें। जमील साहब, हम बाबर रिजवान पे काफ़ी तनकीद करते रहे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ज़रूरत अभी भी हमें है T20 फॉर्मेट में। और क्योंकि माजी की अगर थोड़ी बात करें, जब बाबर रिजवान खेलते थे तो आपके पास मिडिल ऑर्डर पर ऐसे कोई बैटर मौजूद नहीं था जो लंबे हिटें मार सके, तो शायद यही वजह थी कि ये स्ट्राइक रेट इनका कम होता था, विकेट पे ज़्यादा ठहरते थे। और लेकिन हम देखते थे 160-70 हम तकरीबन करते दिखाई दे रहे थे। आज भी हम वही रन कर रहे हैं। आप समझते हैं कि एशिया कप के बाद क्योंकि फिर हमने T20 टूर्नामेंट भी खेलना है, वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो बाबर रिजवान की वापसी नज़र आ रही T20 में? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नज़र आ रही है, क्योंकि जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है तो ये जो टीम है इसकी तो कमज़ोरियाँ, बहुत सारी कमज़ोरियाँ जो है ना वो सामने आई हैं। देखें, ये जब टीम से तो अगर कोई नया लड़का है, साहबजादा फरहान तो नया लड़का नहीं है, साया अयूब तो नया लड़का नहीं है, या फ़खर जमान नया लड़का नहीं है, या ये जो आप फ़हीम अशरफ नए लड़के नहीं है, मोहम्मद नवाज नए लड़के नहीं है, कमबैक हुआ है ना, चाहे जिसका भी आप उठा के देखना, एक आप हसन नवाज, बस उसके अलावा तो ये सारे वही लड़के हैं यार। मतलब अब मेरे हिसाब से तो रिजवान को आना चाहिए हारिस की जगह, मोहम्मद हारिस की जगह पे रिजवान को आना चाहिए। और अगर आप मेरी राय पूछते हैं तो सलमान अली आगा की जगह के ऊपर बाबर आजम को, ये आपकी टीम में इस वक्त जो नजर आ रहा है। अच्छा, थोड़ा सा क्योंकि ये नजर आ रहा है, हमने दैट ओवर्स के अंदर देखा वसीम जूनियर को बड़ा अच्छा बॉल करते हुए। आप काफी अरसे से फ़हीम अशरफ को मौका दे रहे हैं, लेकिन आप बेंच स्ट्रेंथ चेक नहीं कर रहे थे। आपके पास मौका था, ओमान के खिलाफ चेक कर सकते थे वसीम जूनियर को, हुसैन तलत को आप चेक कर सकते हैं, लेकिन क्या हम घबराहट का शिकार हैं? हम डर का खौफ आज भी हमें तारी हमारे सर पे कि कोई फिर एक दफा लूज टीम हमें शिकस्त ना दे दे? देखिए, बात पता है क्या है, ये जो टीम है ना, ये जो कोच होता है ना, कोच, इसका बहुत अहम जो है ना रोल होता है। मिकी आर्थर थे, उस वक्त भी हमारे काफ़ी लड़के नए आए थे, बिल्कुल नए आए थे ना, हसन अली भी नया आया था, शादाब भी नया आया था, लेकिन जिस तरह उसने कॉन्फिडेंस दिया और जिस तरह उसने मतलब टीम को खड़ा किया और खिलाया, तो इस तरह के जो वो होते हैं ना कोचेस, वो टीम को खड़ा कर देते हैं। अब ये माइक हसन आए ना, तो अभी इनके साथ जितने भी हमने सीरीज देखी हैं, चाहे बांग्लादेश यहाँ आई, हम बांग्लादेश गए, या फिर हम वेस्ट इंडीज़ गए, और अभी जो ये जो ट्राई नेशन सीरीज हुई, फिर ये जो एशिया कप, इसके अंदर जो उनका जो हमने जो देखा है ना फोकस, वो मुझे मतलब वो एक मेयारी जो होता है ना, वो नज़र नहीं आया। कि अभी जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई वो नहीं है तो हम चेंज अगर कोई चीज़ करना चाहें तो किस तरह मतलब चेंज कर सकते हैं ना। अब हम हारिस की तो बात करते हैं कि यार मोहम्मद हारिस को ऊपर खिलाएं, वो ऐसा खेलता है। भाई ये जो हसन नवाज है, ये भी तो ओपनर है, हमने इसकी बात तो कभी भी नहीं की, क्योंकि ये ऊपर जाके इसने तो न्यूजीलैंड के अंदर 46 गेंदों पे 100 किया था ना, तो ये भी तो मतलब उसी तर्ज का, मतलब मेरे हिसाब से तो ज्यादा मतलब भी कि एग्रेसिव है ये उससे। लेकिन हम इसका नाम, हम इसको, चूंकि इसने मिडिल ऑर्डर में 2-4 इनिंग ऐसी खेल दी, तो अब हमने इसको मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बना दिया। बात यह है कि हमें जो है ना इस चीज को जो है ना सोचना पड़ेगा कि आगे जो आने वाले, अभी आपको देखें, अभी जो आप मैचेस खेल रहे हैं ना, आपका बुध को मैच है यूएई के साथ, यूएई से अगर आप मैच जीतते हैं तो आपके फाइनल फोर के लिए, फाइनल फोर के, अब फाइनल फोर के अंदर कौन होगा, जो मुझे लग रहा है ना, वहां पर आपको इंडिया का सामना एक मरतबा फिर करना पड़ेगा, फिर आपको अफगानिस्तान का सामना करना पड़ेगा और श्रीलंका का। मुझे जो तीनों टीमों की स्पिन डिपार्टमेंट अगर मैं कहूं तो बड़ा मजबूत है और T20 में कारकर्दगी भी हमसे बेहतर जो है ना नजर आ रही है।
तो आया ऐसा क्या मतलब हुआ है कि मतलब पाकिस्तानी टीम जो जिनसे उनका ये मुकाबला कभी होता नहीं था, आज हम जो है ना मतलब ना के ये बराबर में बल्कि हम नीचे चले गए। तो ये हमारा जो है ना हमें सोचना पड़ेगा, और डोमेस्टिक जो क्रिकेट है उसको मजबूत करके वहां से प्लेयर लाके और एक टीम जो है ना मतलब हमें देखें, ये टीम है ना, साहबजादा फरहान ने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, वो आए वो खेले, लेकिन तसलसल जो है ना उनकी कारकर्दगी में नजर नहीं आता। साइम अय्यूब उनकी कारकर्दगी देख, जब तक टीम के जो लड़के ऊपर के टॉप ऑर्डर हैं उनकी कारकर्दगी में तसलसल नजर नहीं आएगा। देखिए फखर जमान आपके पास एक ऐसा प्लेयर, इम्पैक्ट प्लेयर है कि जो खेल का नक्शा जो है बदल सकता है। बकिया जितने भी प्लेयर है ना वो हम ये सोचते हैं कि यार कर दिया तो कर दिया, वो नहीं होना चाहिए यार। अभी आप ये देखेंगे ये जो आपकी जो इंडिया की टीम है ना, इस इंडियन टीम के अंदर जो है ना जायसवाल जो है ना वो नहीं है, ये जो शरियास अय्यर जो है ना इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर जो है वो ऋषभ पंत जो है ना इसके अंदर सिराज नहीं है, इस मतलब इसके अंदर जो है ना वाशिंगटन सुंदर नहीं है। इस टीम के 3 लड़के इनके जो है, इनका जो कप्तान था वो मतलब ये कि रिटायर हो गया, कोहली जो है ना वो नहीं है, जडेजा रिटायर हो गया। तो आप ये बताएं कि ये तो पूरी एक टीम जो है ना मतलब बन जाती है, मतलब अब हम अगर हम ये देखते हैं तो हमें जो है ना इस तरह गौर करना चाहिए कि हमारे पास बेंच पे कौन बैठा है या हमारे डोमेस्टिक के अंदर कौन ऐसा प्लेयर है कि हम जैसे अगर मिसाल के तौर पर कोई लड़का अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो हम इसको रिप्लेस करेंगे। हमें जो है ना ये इन चीजों के ऊपर जो है ना गौर करना चाहिए कि ना हमारी बेंच स्ट्रेंथ इतनी मतलब मजबूत नजर आ रही है और ना डोमेस्टिक में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लड़का है ना, तो हमें जो है ना देखें, हमें पीएसएल की बुनियाद पे जो लड़का तलाश करना है ना वो यंगस्टर को करना है। और देखिए इन्हें कुछ फॉर्मेट भी चेंज करना होगा पीएसएल का। 2 लड़के इनको जो है ना जैसे हम कहते हैं ना इमरजिंग एक प्लेयर खिलाना है, 2 करने चाहिए। और जो है ना उनको जाहिर है जब इमर्जिंग प्लेयर होगा तो कंपलसरी करना चाहिए कि इनको आपको प्लेयर अगर ढूंढना है ना, देखें ये असल में फ्रेंचाइज हार और जीत के लिए जब खेलती है ना तो वो जाहिर है कि वो तो चाहे रिटायर्ड प्लेयर हो, शुएब मलिक हो, उनको वो खिलाना है कि जो ये जीत जाए। असल चीज ये नहीं, जो आपकी नेशनल T20 होती है ना वहां पर आपको देखना चाहिए कि जो रीजन की टीमें आ रही हैं उसमें कितने आधे से ज्यादा लड़के वो खेल रहे हैं कि जिनकी क्रिकेट खत्म हो गई है, वो आगे क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो जब आप इस तरह की आपको जो है ना यंग टीम जो है ना वो रीजन के अंदर भी बनानी होंगी जहां से प्लेयर देंगे। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज ये वो 2 कंट्रीज थी जहां पर नेचुरल मतलब अब जो है ना वो चीज जो है ना पाकिस्तान, जो मैं हैरान हूं कि वो चीज अब हमें अपना जो ये जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है इस पर काम करने की जरूरत है। देखिए टीमें जो है ना, मैं आपको एक बता दूं 6 महीने में या 2-4-6 महीने या साल में टीमें बनने में 2-2 3-3 साल लगते हैं। और जब 2019 में बाबर आया था तो वो टीम भी बहुत हार रही थी, बाद में वो जब जीत के ट्रैक पर आई ना फिर बहुत सारे आगे जाके आप देंगे, मैं तो पूरी हिस्ट्री अगर आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन जो जाहिर है कि अब अभी फिलहाल ये है कि हमें बाबर अच्छा स्ट्रक्चर हम कैसे बेहतर करें। हम बड़ी बातें करते हैं कि इंडिया की टीम जो है बड़ी मजबूत है, लेकिन वो स्ट्रक्चर उनके इतना मजबूत है, वहाँ प्लेयर्स बनकर आते हैं। वो अंडर 19 सतह से जो लड़के खेलते रहे, वर्ल्ड कप खेलते रहे, उन्होंने उन प्लेयर्स को 2-3 साल बनाया, उसके बाद वो कौमी टीम के लिए दस्तयाब हुए और आज रिजल्ट उनके सामने है कि उनके बेंच स्ट्रेंथ भी इतनी मजबूत है कि आप एक टीम वहां से तैयार कर सकते हैं जो वर्ल्ड क्लास टीम से मुकाबला करे। यार देखिए मैं आपने बात की है वहां पर जितनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है, पूरे साल वहां पर क्रिकेट होती है, उनके प्लेयर कहीं आपको नहीं खेलते दुनिया में नजर नहीं आते। वजह क्या है कि वो वहीं पर क्रिकेट खेलते हैं और वहां परफॉर्मेंस 120-20 25-25 फर्स्ट क्लास मैच खेलने के बाद जो है ना वो टीम में आते हैं, तो कितने मजबूत होंगे आप सोचे ना। तो हमें जो है ना, जो हम प्लेयर जो है ना वो हम बहुत जल्दी जो है ना वो टीम में लाते हैं और वो फिर जो है ना वो बैकफायर ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको कहें कि 2-3 साल जो है ना वो मैंने देखा है ना कि ऐसे प्लेयर होते थे जो 3-3 साल रगड़ा लगाते थे तो वो टीम में वो नहीं आ सके ना, मतलब परफॉर्मेंस के बावजूद जो है ना नोमान उल्लाह होते थे, सईद बिन नासिर, इस टाइप के प्लेयर जो है ना यहाँ मैंने देखे हैं जो 3-3 साल जिन्होंने 1000 रन किए वो नहीं आ सके मतलब टीम के अंदर। हमने साद अली एक प्लेयर था, उसको हमने मतलब ये कि जाया कर दिया, वो भी बहुत जबरदस्त प्लेयर था। मैं उसके साथ तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स खुद रिटायरमेंट भी ले रहे हैं, सादा मिसाल आसिफ अली की जिन्होंने भी रिटायरमेंट ले ली।
आसिफ अली बहुत अरसे से मतलब क्रिकेट खेल लेते हैं, लेकिन अब वो जाहिर है वो तो लीग वगैरह जो भी वो खेलेंगे, लेकिन इस टाइप के प्लेयर अब आ नहीं रहे ना, जैसे मतलब आसिफ अच्छा, अली एक अब्दुल समद, रजाक को एक टास्क दिया गया कि आप अच्छे ऑलराउंडर्स निकाल के हार्ड हिटर निकाल कर लाएं, और अब्दुल समद उनमें से एक निकल कर आया। हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में कुछ रन भी उसने किए हुए नहीं, 2 सेंचुरी हैं उसकी। लेकिन आप शायद उसको बनाना नहीं चाहते। अगर वक्त है कि अब्दुल समद के अंदर वो क्वालिटी है, क्योंकि अगर कोई बैटर 2-2 सेंचुरी स्कोर कर रहा है तो उसके अंदर कुछ तो टैलेंट है, यकीन हमें बनाने की ज़रूरत है, उस पर मजीद मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप वहाँ से उस बैटर्स को निकालें, मेहनत करें और फिर वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करवाएं। देखिए मिसाल तौर पे अगर 50 लड़के अब्दुल रज़ाक ने निकाले हैं ना, तो हमें पता चलना चाहिए कि इसमें से 4 लड़के जो है ना उन्होंने तैयार कर दिए हैं पाकिस्तान लेवल के। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर मतलब 50 लड़के वो और वो उनका मेयार वही रहा तो कोई फ़ायदा नहीं। अब्दुल समद की आपने बात की है ना, इसको मैंने देखा खेलते हुए, इसके अंदर वो चीज़ है कि अगर हम इसको तो हमें, जब हम देख रहे हैं हमारी टीम की कारकर्दगी जो है वो नीचे आ रही है, तो हमें इस टाइप के डोमेस्टिक में प्लेयर जो है ना, और भी प्लेयर हैं, हमें वो तलाश करके और उनको जो है ना मतलब खिलाना चाहिए। मिसाल के तौर पर जैसे अब ये ओमान की टीम थी ना, तो हमें उसके अंदर जो तजर्बात थे ना, जितने भी वो कर सकते थे, मिसाल तो जो बेंच पे लड़के बैठे हुए थे उन सबको खिला देना चाहिए था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डर खौफ वही बात है ना कि डर खौफ है हार का, तो शायद वहां भी तो हम फंसते दिखाई दिया। अगर 66 की बारी हारिस नहीं खेलते तो हम तो शायद वो मैच भी हार जाते। मैं वही कह रहा हूँ ना, देखिए आपने 20 ओवर पूरे खेले ना, 20 ओवर खेलने के बाद भी 160 रन, तो 8 रन का एवरेज है ना, तो स्ट्राइक रेट तो आपका जो लड़कों का है वो तो फिर वही रहा ना, जिसकी वजह से आपने बाबर और रिजवान को निकाला था ना कि इनका स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं है। वो इतने रन तो उससे देखें, यही बाबर और रिजवान थे जिन्होंने 200 रन भी किए पार्टनरशिप के अंदर अपने T20 में और जितवाया भी है। इंडिया के खिलाफ आपको याद होगा कि जो 10 विकेटों से हम मैच जीते थे, 148 रन दोनों नॉट आउट आ गए थे। तो देखें आप, ये अगर आप देखें ना T20 में पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, समझे। 2007 का जो था हम उसका फाइनल खेले थे, जब स्टार्ट हुई थी T20, उसके बाद 2009 में हम जीते थे, समझे ना, ये T20 यूनुस खान की क़यादत में। फिर हमने जो अभी बाबर आजम की क़यादत में हम सेमीफाइनल खेले, फाइनल खेले इसका, तो हमारा रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है T20 में। इतनी जल्दी टीम अगर नीचे आ रही है तो ये हमारे थिंक टैंक को सोचना चाहिए। इंडिया के खिलाफ हम मैच खेलते हैं और अक्सर हमने देखा कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग का रिकॉर्ड बड़ा बेहतर है इंडिया के खिलाफ, वहाँ कारकर्दगी अच्छी दिखाते हैं। जब सब एग्रेसिव बॉलर्स की जरूरत होती है, हसन अली एक ऐसा बॉलर था एग्रेसिव, हारिस रऊफ ऐसा बॉलर था जो एग्रेसिव, जो इंडिया का आंखों में आंखें डालकर बॉल करने वाला बॉलर था। तो आप समझते हैं कि ऐसे बॉलर्स को भी कल टीम में शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रेशर होता है अगली टीम पर। बिल्कुल मोइन भाई, वहाँ क्योंकि हसन अली इसलिए कह रहा हूं कि 2017 वाली चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह उसने बॉलिंग की है, लाजवाब बॉलिंग करके दिखाया उसने। बिल्कुल हसन अली है, हारिस रऊफ है, बहुत एग्रेसिव बॉलर है, और जिस तरीके के अगर जिस दिन ये रिदम में हो और जो वो इनका दिन हो, तो आप इनकी बॉलिंग देखें कि इन्होंने दुनिया के बड़े बड़े नामों वाले बैट्समैनों को जो है क्रीज पे नहीं खड़ा होने दिया है। इनमें वो सलाहियत थी, लेकिन बात वही है ना, हमने एक वो हार का जो खौफ है वो चारों तरफ से हमने ऊपर लपेटा हुआ है। हम चाह ही नहीं रहे चेंजिंग करना है, फास्ट बॉलर के साथ जा ही नहीं रहे, जबकि हमारी तारीख भरी हुई है फास्ट बॉलिंग की। अगर कभी भी क्रिकेट में बात होगी तो पाकिस्तान के वो लेजेंड फास्ट बॉलर्स गुजरे हैं कि जिनका नाम जो सुनहरी उसमें लिखा जाता है। लेकिन अब वो जो मैनेजमेंट हमारी आई है, अब उनकी देखें समझ में किसी को भी नहीं आ रहा है। और फिर अब कल जो मैच हार गए, इसके बाद जो है हमारी जो मैनेजमेंट है और दबाव का शिकार है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जो है बहुत गुस्से में है। जिस तरीके की कल उन्होंने हमारी टीम की परफॉर्मेंस देखी, और फिर जो माहौल वहाँ स्टेडियम में बना हुआ था, तो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को जब आप एग्रेसिव फास्ट बॉलर को इतने अहम और बड़े मैचेस में नहीं खिलाएंगे तो आपको रिजल्ट तो वहाँ मिल रहे हैं। और अगर आपने खिलाना ही है, देखिए अगर शहनशाह अफरीदी को भी खिलाया तो उसने सिर्फ 2 ओवर किए पूरे मैच में, और जो आपने सेकंड फास्ट बॉलर था ऑलराउंडर राना साहब ने, फ़हीम ने तो एक भी ओवर नहीं किया। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि इनके जो रिसर्चर बैठे हुए हैं, जो वहाँ लैपटॉप लेकर बैठे हुए, वो क्या प्लान दे रहे हैं। इसी में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हसन अली और हारिस रऊफ क्या रोल नज़र आ रहा है अभी? क्योंकि हसन अली T20 फॉर्मेट के बड़े अच्छे बॉलर हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया कि इनफॉर्म रहे, पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छी कारकर्दगी, फिर जब उन्हें दूसरे सीरीज़ में मौका दिया गया तो वहाँ भी वो कारकर्दगी का तसल्सल बरकरार रखा। लेकिन शायद इन आउट का सिलसिला या फिर टीम के अंदर ज़्यादा ऑलराउंडर की भरमार उन्हें टीम से बाहर रखी हुई। नहीं, मेरा ख्याल है कि इंडिया से जब हमारा मैच था ना, तो उसके अंदर जो है हमें हारिस रऊफ को खिलाना चाहिए था।
वजह ये थी कि एक दबाव होता है, जाहिर है वो दुनिया में सारी जगह लीग भी खेलते हैं और उनकी कारकर्दगी भी, फिर 140 प्लस उनका जो है ना पेस भी है। तो हमने मतलब ये कि अब जैसे फ़हीम अशरफ है, अब उसने बॉलिंग ही नहीं की, तो अगर हम एज ए बैट्समैन 90 नंबर पे खिला रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है ना 8वें 90 नंबर पे। तो उससे कहीं बेहतर था कि हम हारिस रऊफ को खिलाते। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक तो हमारी बॉलिंग जो है ना उसमें इस्तेकाम आ जाता, और दूसरा ये देखिए मैं एक बात यहाँ ज़रूर करना चाहता हूँ कि अब हमने इंडिया से मैच हुआ ना, हम अब हमको इसका मातम ख़त्म करना चाहिए और हमें यूएई वाले मैच की तैयारी करना चाहिए, और यूएई का मैच जीत के आगे जो आने वाले मैचेस हैं, देखिए अगर आप सुपर 4 के अंदर आपने मैचेस जीत के और अगर आप आ जाते हैं फाइनल के अंदर, अभी तो आपके पास एक मौका और है ना, आप तैयारी करें, आप जो है वहां पर मतलब जीत के फाइनल में आए। हाँ, और फाइनल में आने के बाद जो है कोशिश करें फाइनल जीतने की। तो ये सब जो कुछ है लोग इसको मतलब भूल जाएंगे। देखिए हमारा जो है ना रिवायती हरीफ है भारत, जो है ना भारत से आप किसी से भी हार जाएंगे ना, आप देखेंगे कोई वो नहीं है ना लोग, लेकिन जब हम भारत से हारते हैं ना तो सही है कि हर आदमी को तकलीफ होती है। इस वजह से जो है हमें अब आगे की तरफ देखना है, यूए वाले मैच में और आने वाले जो हमारे सुपर 4 है उसके मैचेस हम जीत के और अपनी जो एक साख है जिसको अभी नुकसान पहुंचा है, वो उसको हम बहाल कर सकते हैं। उस हार को हम जो इंडिया के खिलाफ आज हारे हैं, कल हारे हैं, उसको हम जो है जीत के साथ बदल सकते हैं। पाकिस्तान अगला मैच यूएई के खिलाफ खेलेगा और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा पाकिस्तान के लिए। अगर यहाँ कामयाबी पाकिस्तान टीम ने हासिल करनी है तो सुपर 4 के लिए पाकिस्तान टीम जो है चली जाएगी और फिर वहाँ पर आपने मुकाबला करना है। जिस तरह जमीन साहब कह रहे हैं कि अपनी गलतियों को सुधारने की ज़रूरत है, अपने बॉलर्स बैटर्स 11 रुकनी स्क्वाड वो खिलाने हैं जो विकेट को देखते हुए सूट करते हुए दिखाई दे। कुछ बैटर्स हमारे आउट ऑफ फॉर्म हैं, उम्मीद करते हैं कि वो बैटर अच्छे फॉर्म में आएंगे और पाकिस्तान के लिए जीत के गामजन करते नजर आएंगे। जावेद इकबाल भट्टी आपका बहुत शुक्रिया, जमीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।